ईसीजी में आमतौर पर 12 लीड का उपयोग किया जाता है, जिससे हमें दिल की 3D समझ मिलती है। ईसीजी जो लीड होती है वो दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की आंखें होती है, जो 12 लीड नहीं देख पाती, हृदय के आपको राइट साइड में नहीं देख पाती, पीछे की तरफ से आपको हार्ट को 12 लीड नहीं देख पाती है। जो पी वेव होता है यह दिखाता है कि आपके दिल के ऊपर वाले हिस्से में यानी आर्टरियम का जो सिकुड़ना है वो कैसा चल रहा है। QRS कम्प्लेक्स होता है यह दिल के नीचे वाले हिस्से, अगर इसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो उससे क्या बीमारी हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत आ सकती है, जैसे उल्टी टी वेव होना या फिर चौड़ा QRS होना। V1 लीड यहाँ पे देख सकते हैं वो आपको दाएं ओर की तरह होती है। फोर्थ जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है यानी जो पसली होती है, पसली के बीच में लगाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। हो सकता है आपने हॉस्पिटल में देखा हो कि किसी मरीज के सीने पर तार लगाया गया हो और एक मशीन कागज़ पर लाइनें छाप रही होती है। तो चलिए आज मैं आपको ECG के बारे में बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूँ। सबसे पहले समझिए आपकी ECG होता क्या है। ECG एक ऐसा टेस्ट होता है, एक ऐसा जांच होता है जो आपके दिल की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि दिल किस प्रकार से धड़क रहा है, कोई रुकावट तो है या फिर नहीं है उसमें, ठीक है, या फिर आपके दिल में पर्याप्त ऑक्सीजन यानी आपके हार्ट में पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप ECG के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे 3 शब्दों पर जो अक्सर आपको मिलते जुलते देखने को मिल सकता है और काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। इसमें पहला शब्द है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यह एक तरीका है जिसमें हार्ट की धड़कन में होने वाली बिजली की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे ECG के थ्रू यह पूरे प्रक्रिया को ECG के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसमें होने वाले इलेक्ट्रिक गतिविधियों को, ठीक है, और इसके लिए शरीर पर आपको छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो ये एक मशीन होता है जो ECG करता है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में मशीन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, यानी ये मशीन होता है ECG करने का काम करता है। तीसरा जो है वह है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह जो होता है वो रिपोर्ट या फिर आपको ग्राफ होता है जो मशीन हमें देता है। इसे डॉक्टर देखकर बताते हैं कि आपके दिल में कोई दिक्कत है या फिर नहीं है। तो इसे हम ग्राफ या फिर रिपोर्ट भी कह सकते हैं, जिससे दिल की धड़कन की लाइनें जो होती हैं उसके रूप में आपको ग्राफ के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप इन तीनों शब्दों में फ़र्क अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी दिल की यानी हार्ट की, क्योंकि ECG समझने से पहले आपको हार्ट के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। तो हमारी जो ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी मशीन है वह है हमारा दिल। तो यह दिल क्या होता है यानी हार्ट क्या होता है। हमारा दिल एक मजबूत मांसपेशिया से बना होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारा दिल, इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं होता है, बोन्स वगैरह नहीं होता है, जो हमारे छाती में थोड़ा बाईं तरफ होता है, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य काम जो होता है वह है खून को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाना होता है, और दूसरा जो इसका मुख्य कारण होता है वह शरीर को ऑक्सीजन और पोषण देना होता है, ठीक है। और तीसरा इसका जो मुख्य कारण होता है या फिर आप कह सकते हैं कि यह कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आपके शरीर में जो गंदगी बनती है उसको वापस निकालना भी हार्ट का ही काम होता है, ठीक है। जो ब्लड पंप करता है, जो ब्लड जाता है वहीं ऑक्सीजन लेके जाता है और CO2 लेकर आपको बाहर आ जाता है। यानी कहा जाए तो यह दिल जो होता है यानी जो हार्ट होता है वह आपको पंप की तरह काम करता है, जो खून को शरीर के हर एक पार्ट में आपको भेजने का काम करता है। तो यही जो प्रेशर होता है वो आपको SA नोड और AV नोड के थ्रू आपको मिलता है। उसी प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ECG करते हैं और ECG में हम काफ़ी सारे इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो होती है हार्ट की उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में आपको कुल 4 चैम्बर पाए जाते हैं। देखिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको उतना पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे आपको क्या हो कि जो भी मैं ECG पढ़ाऊँ उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बहुत ही आसानी तरीक़ा से ECG समझ जाए। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ होता है वो 4 चैम्बर से यहाँ पे आपको ECG का यहाँ पे कहानी शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट में कुल 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ऊपर के 2 कमरे को आप यहाँ पे आर्ट्रियल कह सकते हैं, ठीक है, एक खून को लेता है, ठीक है। एक जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड लेता है, एक जो होता है
वो आपको ऑक्सीजनेटेड खून लेता है, ठीक है। और जो निचले का 2 कमरा होता है उसमें आपको वेंट्रिकल कहते हैं। उसको सिंपल में आप समझे तो आर्ट्रियल मतलब लेना होता है और वेंट्रिकल मतलब शरीर में आपको ब्लड देना होता है, ठीक है। इस तरह से 4 चैम्बर हो गए आपको हार्ट के, और ये चारों चैम्बर से ही कहानी शुरू होता है ईसीजी का, ठीक है। यानी आर्ट्रियल खून को दिल से लेता है और वेंट्रिकल जो होता है वो बाहर भेजता है। सिंपल आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको जो हार्ट होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल रिलीज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल रिलीज करता है, वही इलेक्ट्रिक सिग्नल को मशीन जो होता है, ईसीजी मशीन जो होता है वो डिटेक्ट करता है, और उसको डिटेक्ट करने के बाद आपको ग्राफ के रूप में यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल डिटेक्ट होता है इसका मतलब हार्ट से ही डिटेक्ट होता है। तो आपको यह सिग्नल जो होता है वो आपके दिल के एक खास हिस्से से शुरू होता है, ठीक है। जैसे आपको ऐसे नोड कहा जाता है, यानी साइनो आर्ट्रियल नोड, यानी आर्ट्रिया से ये सिग्नल रिलीज होता है। जैसे आर्ट्रिया का काम क्या था कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसी से आपको यहाँ पे एक खास हिस्सा होता है, उसी हिस्सा जिसको आप ऐसे नोड कहते हैं, वहीं से आपको आर्ट्रियल जो सिग्नल होते हैं वो आपको यहाँ पे रिलीज होते हैं, ठीक है। तो यही ऐसे नोड हमारे दिल की धड़कन को चालू करता है, जैसे स्विच ऑन हो या फिर ऑफ हो, ठीक। इस यहाँ पे एक पॉइंट को जानना था, ऐसे नोड, ठीक है। तो ऐसे नोड यानी आर्टरी और वेंट्रिकल में कहाँ होते हैं, बस उतना ही आपको जानना था, ठीक है। उसके बाद से अब यहाँ पे बात करेंगे ईसीजी के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होता है यह एक तकनीक होता है, ठीक है, यानी ये एक प्रक्रिया होता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को यानी विद्युत गतिविधियाँ को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, वो मशीन में, ठीक है, मशीन में रिकॉर्ड किया जाता है। यह जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल आपको दर्दहीन होता है, इसमें कोई आपको मरीज़ को दर्द नहीं होता है, ठीक है। यह शरीर के ऊपर आपको छोटे छोटे स्टिकर या फिर आपको कहा जाए तो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, जो कि आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल को होता है वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। इन तारों की मदद से आपको पता लगता है कि आपका दिल सही से काम कर रहा है या फिर उसमें कोई गड़बड़ी है, ठीक है। यानी आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ईसीजी एक ऐसा जांच होता है, एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम दिल की धड़कन को मशीन के जरिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप 3 इडियट में वो डायलॉग सुना था कि हमारे पास कोई ऐसा मशीन नहीं है जो आपको डिटेक्ट कर पाए कि हमारे ब्रेन पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर, ऐसी कोई मशीनें नहीं बनाई जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। यानी स्टूडेंट के दिमाग पे कितना प्रेशर है, कितने उलझन है, ऐसा कोई मशीन अभी तक नहीं बना है, लेकिन दिल के लिए बना है ऐसा एक मशीन जिसको ईसीजी बोलते हैं। उसके थ्रू आपको यह पता लग पाता है कि आपका दिल का जो धड़कन है वो कैसा काम कर रहा है, ठीक। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है उससे हम धड़कन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो धड़कन को डिटेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं उसे ही आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जो दिल की धड़कन होती है उसको डिटेक्ट करके आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्टरों को मदद हो जाती है आपके दिल को यह जानने की कि आपका दिल जो है वो सही से धड़क रहा है या फिर नहीं धड़क रहा है, ठीक है, या फिर इसमें कोई ब्लॉकेज है या फिर नहीं है, ठीक है। हार्ट अटैक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, हार्ट अटैक होगा तो आपको डिफरेंट आपको यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दवाओं का असर कैसा चल रहा है आपके हार्ट पे, इसे भी डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी डॉक्टर आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की सजेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे यहाँ पे 6 पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करेंगे काफ़ी डिटेल में। अब तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो होता है कि ईसीजी क्या होता है, ठीक है। अब तक जो आपने समझा है वो काफ़ी ऊपर से समझा है, अब थोड़ा सा इसे डीप में जाएंगे और समझेंगे कि ईसीजी क्या होता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ईसीजी क्या होता है, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा सा डीप जाएंगे और समझाएंगे कि ईसीजी आपको क्या होता है, ठीक है। ईसीजी में कौन कौन से तरंगे दिखती हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको ईसीजी का क्या उपयोग होता है, मतलब कहाँ पे आपको इसे उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ईसीजी लीड क्या होता है, उसमें लीड वगैरह क्या होता है। देखिए ये इतना कॉम्प्लेक्स में मैं आपको नहीं समझाऊंगा कि ये लीड वो लीड, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मैं आपको समझाऊंगा। मैं काफ़ी आपको सिंपल वे में आपको समझाऊंगा कि ईसीजी लीड क्या होते हैं, उसका काम क्या होता है, ठीक है। तो आपको काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और यह कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी आपको यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यानी ईसीजी लीड के बारे में कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में दूंगा, जो आपको बुक लैंग्वेज से काफ़ी अलग होगा। और अंत में मैं आपको कुछ केस स्टडी भी बताऊंगा जिससे आपको ईसीजी जो रिपोर्ट है उससे पढ़ने में काफ़ी आसान हो जाए, उसे ट्रीटमेंट करने में भी आपको काफ़ी आसान हो जाए। मैं आपको ट्रीटमेंट भी बताऊँगा लास्ट में, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, इस ईसीजी यात्रा की शुरुआत करते हैं आसान भाषा में, एकदम दिल से। और अब हम समझेंगे कि ईसीजी रिपोर्ट में जो लाइनें या फिर लहरें बनती हैं वो क्या होती है या फिर आपको कब बनती है, ठीक है। तो ये सब भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें नेक्स्ट जो है वह है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होते हैं, ठीक है। तो जब हमारा दिल जो है वो धड़कता है, वह एक विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है, हमारे एसए नोड से, ठीक है। यह सिग्नल दिल के अलग अलग हिस्सों में फैल जाता है। जैसे कि एसए नोड से आपको सिग्नल आया और वहाँ से डिफरेंट जो आर्टरी और वेंट्रिकल है उसमें आपको यह फैल जाता है। और उस समय जो दिल में जो भी क्रिया हो रही होती है, जो भी प्रोसेस हो रही होती है, यानी धीरा धड़कना या फिर तेज़ धड़कना या फिर कोई ब्लॉकेज होना या फिर हार्ट अटैक होना, ऐसे कुछ यहाँ पे अगर कोई प्रक्रिया हो रही होती है तो उसे आपको इस ईसीजी मशीन जो है वो डिटेक्ट कर लेता है और ग्राफ के रूप में आपको रिकॉर्ड कर लेता है। यानी सिंपल भाषा में आपको कहा जाए तो यहाँ पे ईसीजी होता है वो आपको एक ऐसा टेस्ट होता है जो दिखाता है कि दिल के अंदर जो बिजली है, जो करंट है, वो कैसा चल रहा होता है, ठीक है। उसे ही आपको यहाँ पे बताया जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे ईसीजी ग्राफ के बारे में। ईसीजी ग्राफ में कौन कौन से तरंगे होती है उसके बारे में। तो ग्राफ आप लोग यहाँ पे बोल रहे थे, तो चलिए ग्राफ के ही बारे में यहाँ पे समझते हैं। तो ईसीजी में आपको मुख्यतः आपको 4 तरंगे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, 4 वेव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहला जो है वो पी वेव है, ठीक है। तो जैसे कि ये ग्राफ आप देख पा रहे होंगे, इस ग्राफ में आपको 4 तरह के यहाँ पे तरंगे देखने को मिल रही होगी। पहला है पी वेव, दूसरा है QRS कॉम्प्लेक्स। इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट वेव आपको देखने को मिलते हैं, Q, R और S, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है टी वेव, ठीक है। तो टी वेव, उसके बाद है यू वेव, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मेन जो होते हैं वो 4 होते हैं। इसके अलावा भी आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर आपको एबनॉर्मलिटी है आपके हार्ट में तो आपको इसके अलावा भी ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मुख्यतः आपको 4 यहाँ पे ग्राफ में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जो पी वेव होता है यह दिखाता है कि आपके दिल के ऊपर वाले हिस्से में यानी आर्ट्रिया का जो सिकुड़ना है वो कैसा चल रहा है, ठीक है। तो यानी पी वेव आपको आर्ट्रिया का सिकुड़ना, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि 4 चैम्बर होते हैं, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल। आर्ट्रिया में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल में भी 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो आर्ट्रिया में आपको जो सिकुड़ना है वो कैसा आपको प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में आपको पी वेव बताएगा, ठीक है। QRS जो कॉम्प्लेक्स होता है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ऊपर समझा रहा हूँ ताकि आपको आसान हो जाए आपको डीप में जाने के लिए, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है यह दिल के नीचे वाले हिस्से यानी आपको वेंट्रिकल होता है वो कैसा सिकुड़ने को दर्शाता है उसके बारे में आपको QRS कॉम्प्लेक्स बताता है, ठीक है। P बताता है आर्ट्रियल कैसा सिकुड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो होता है और QRS कैसा काम कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताता है, ठीक है। और यह ग्राफ जो होता है वो काफ़ी लंबित होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल का जो साइज होता है वो काफ़ी लंबा होता है, इसलिए यहाँ पे आपको QRS कॉम्प्लेक्स का जो यहाँ पे ग्राफ देखने को मिलेगा वो काफ़ी आपको लंबा देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट है वह है आपको टी वेव, ठीक है। तो टी वेव जो होता है वह दर्शाता है कि दिल का जो निचला हिस्सा है वह आप वापस से अपने शेप में किस तरह आ रहा है, यानी रीपोलराइजेशन। तो वो जो होता है जो सिकुड़ा हुआ है उसको अपने शेप में जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको टी वेव आपको दिखाता है, ठीक है। या फिर ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर कम टाइम लग रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसको टी वेव यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। यू वेव, ठीक है, नेक्स्ट होता है जो यू वेव होता है। यू वेव जो होता है वह कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि टी वेव का काम था रीपोलराइजेशन का। तो रीपोलराइजेशन में जो पार्ट बच गया रहता है वहीं आपको दिल में जो रीपोलराइजेशन की बची हुई प्रक्रिया को दर्शाता है वही होता है यू वेव। तो इन वेव के अलावा भी आपको काफ़ी सारे बुक्स में आपको और भी वेव्स देखने को मिल जाएगा, जैसे PR इंटरवल, ST सेगमेंट या फिर QT इंटरवल, ठीक है। लेकिन इसका आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बस आपको यहाँ पे 3 वेव है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। P वेव, QRS, T कॉम्प्लेक्स, T वेव और यहाँ पे U वेव, ठीक है। तो ये सब वेव के बारे में हमें इसलिए जानना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको ECG है वो नॉर्मल है या फिर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अगली स्लाइड में यह जानेंगे कि इस लहरे की गड़बड़ी होने से क्या मतलब होता है, जैसे उल्टी टी वेव होना या फिर चौड़ा QRS होना या फिर पी वेव का गायब हो जाना, ठीक है। तो ये सब क्या बीमारी की तरह इशारा करते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं वह है PQR
टी, यहाँ पे सभी वेव है, वेव को यहाँ पे डायग्नोसिस करेंगे हम। तो यहाँ पे जो भी PQRST वेव होते हैं, ठीक है, और एंड सेगमेंट जो होते हैं उसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी जो भी ग्राफ होते हैं, ये जो ग्राफ है इसको हम लोग इसी पर डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। विच रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, जो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो भी हार्ट पे हो रही होती है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे पी वेव तभी बन रहा है जब यहाँ पे इम्पल्स ऐसे नोड से ए भी नोड पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए भी नोड पे आ गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्यू वेव से आपको जब प्रुकिंजे फाइबर होता है, प्रुकिंजे फाइबर में इम्पल्स जाता है तो आपको यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। उसके बाद से जब सिकुड़न खत्म हो जाता है, ठीक है, जो भी सिकुड़न है वो खत्म होता हो तो आपको यहाँ पे टी वेव देखने को मिलता है। पिछले स्लाइड में तो हम लोगों ने PQRST को देखे थे, अब इसमें मैं आपको सिर्फ पी वेव के बारे में बताऊंगा और इसमें कोई असामान्यता होती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वह है पी वेव, ठीक है। तो पी वेव यह दर्शाता है कि डीपोलराइजेशन को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो हृदय है, जो हार्ट है, उसका ऊपरी कक्ष जो है उसमें सिकुड़न हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है। आर्टरिया में अगर ब्लड भरा हुआ है, अगर इसमें सिकुड़न होगा तभी तो आर्टरिया से वेंट्रिकल में आपको ब्लड जाएगा। इसी के लिए आपको यहाँ पे पी वेव यहाँ पे बनता है। जैसे कि यहाँ पे मैं वीडियो यहाँ पे आपको वो प्ले करता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पी वेव तभी बन रहा है जब ऐसे नोड से ए भी नोड में यहाँ पे इम्पल्स जा रहा है और जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेंट्रिकल में जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तभी यहाँ पे पी वेव कॉम्प्लेक्स पूरा बना। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुआ, यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा, ठीक है। तो इसमें पी वेव में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है थोड़ा लंबा बन जाए, ठीक है, थोड़ा चौड़ा बन जाए, ठीक है, या फिर ये पी वेव गायब हो जाए, ठीक है। अचानक से अगर इम्पल्स ऐसे नोड से भी नोड पे चला गया तो ये पी वेव यहाँ पे प्लेन भी हो सकता है। ऐसे नोड जो होता है वहीं से आपको जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो जनरेट होता है, जो कि हार्ट को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। आर्टरिया जो भी होते हैं उसको कंट्रैक्ट करने में हेल्प करता है और इसका समय इसका लगता है 0.06 सेकेंड ऐसे नोड से भी नोड में इम्पल्स को जाने में। मैं यहाँ पे वीडियो को स्लो करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी कम समय लगता है, 0.06 सेकेंड। चलिए अब बात करते हैं इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जो इम्पल्स है, पी वेव है, इम्पल्स यहाँ से जनरेट हुई, ठीक है, और यहाँ पे गई, ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। तो जितना टाइम लगेगा उतना ही यहाँ पे इम्पल्स बड़ा बनेगा, यहाँ पे जो भी ग्राफ है वो बड़ा बनेगा। तो जब इम्पल्स बड़ा बनेगा तो इसको बोलते हैं पल्मोनियर हाइपरटेंशन, या फिर आपको इसे बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड स्टेनोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जब इम्पल्स बड़ी बनेगी तो यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपको ट्राइकॉस्पिड स्टेनोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आपको डायूरेटिक दिया जाता है। डायूरेटिक में आप फ्रूसेमाइड दे सकते हैं, लेसिक्स दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा है कि इम्पल्स जब बड़ा बनती है तो इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है। या फिर आप इसे वासोडाइलेटर भी दे सकते हैं। वासोडाइलेटर में आप बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे यूज किया जाता है। तो जब ये डायूरेटिक आप देंगे तो जो इम्पल्स ज्यादा बन रहा है वो आपको नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो पी वेव में अगर आप ECG करते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, पी वेव बड़ा हो गया है, ठीक है। तो या फिर ग्राफ में आप देखते हैं कि पी वेव इनलार्ज हो गया है, लार्ज हो गया है, तो फिर उस कंडीशन में आप यहाँ पे ये सब ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर पी वेव चौड़ी हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चढ़ाव है और उतार। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहीं से आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लंबी देखने को मिले, यहाँ पे गैप आप देखेंगे तो काफ़ी कम है। लेकिन अगर यहाँ से अगर आपको लंबी यहाँ पे गैप देखने को मिल जाए, इसके लिए आपको इम्पल्स को ऐसे नोड से भी नोड में जाने में काफ़ी टाइम लग रहा है, इसलिए यहाँ पे पी वेव जो होता है वो चौड़ी हो जाती है। और यहाँ पे कभी कभी दोहरी भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे पी वेव डबल टाइम भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में माइट्रियल स्टेनोसिस हो जाता है, तभी आपको ये देखने को मिलेगा। इसे आपको लेफ्ट आर्ट्रियल हाइपरट्रॉफी भी कहा जाता है, ठीक है। ये राइट आर्ट्रियल हाइपरट्रॉफी कहा जाता है और यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियल हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। इसमें आर्ट्रियल इनलार्जमेंट हो जाता है। इस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट के लिए बीटा ब्लॉकर दिया जाता है, जैसे मेटेप्रोलो, या फिर आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दिया जाता है। इसमें आपको डाल्टाइजीन भी दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर पी वेव जो है वो गायब हो जाए, कि आपने देखा कि अभी पी वेव बड़ा हो जाए, ठीक है, या फिर पी वेव ऊंचा हो जाए और कभी यहाँ पे पी वेव गायब भी हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन भी कहा जाता है। तो आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन होगा तो आपको यहाँ पे पी वेव गायब हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको
आपको यहाँ पे एंटीकोगुलेंट ड्रग्स दिया जाता है, ठीक है। आपको वारफ्रेन, डेवागेट्री या फिर आपको एंटी एरिथमेटिक ड्रग भी दिया जाता है, आपको एम्यूडेरोन दिया जाता है। फिर आप एंटी एरिथमेटिक ड्रग कोई सा भी दे सकते हैं, एंटीकोगुलेंट ड्रग कोई सा भी दे सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पी वेव में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या ड्रग्स देंगे। ये काफी आसान तरीका में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी ईसीजी ग्राफ को आपको कोई दे पढ़ने के लिए तो आप उसे डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट कर सके। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के बारे में, QRX कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे P आपने पढ़ लिया, अब QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में। QRX जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डीपोलराइजेशन को दर्शाता है। तो डीपोलराइजेशन किसका, यहाँ पे वेंट्रिकल का सिकुड़ने को दर्शाता है। यहाँ पे जो वेंट्रिकल है वो सिकुड़ता है, उसी को दर्शाता है। ब्लड तो यहाँ पे ऐसे नोड से जब AV नोड पे इम्पल्स आया तो ब्लड यहाँ पे फिलअप हो गया। तो इस ब्लड को लंग्स और सारे टिश्यू में भेजने के लिए यहाँ पे सिकुड़ना पड़ेगा इसको, वेंट्रिकल को, तभी तो यहाँ पे सिकुड़ेगा तो ब्लड बाहर निकलेगा। तो QRX जो भी ग्राफ है वो तभी बनता है जब आपको यहाँ पे वेंट्रिकल्स में सिकुड़न पैदा होती है। हृदय का मुख्य पंपिंग गतिविधि को नियंत्रण करता है, क्योंकि जितना तेज यहाँ पे पंपिंग होगा उतना ही आपको BP भी देखने को मिलेगा और उसी से BP भी कंट्रोल होता है। ये काफी ही तेज होता है और इसका जो सेकंड की बात करें तो ये भी आपको 0.6 से लेकर 0.12 सेकंड में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिकुड़न भी काफी फास्ट होता है। यहाँ पे आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जब ऐसे नोड से AV नोड पर आया तो P वेव बना, तो इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ब्लड फिलअप हो गया पूरा, ठीक है। जब पूरा ब्लड फिलअप हो जाएगा तब यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होगा। ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है, तब यहाँ पे QRS यहाँ पे ग्राफ बना, ठीक है। और उसके बाद से T वेव छोटा बनता है, ठीक है, और वो बहुत ही फास्ट बनता है। तो अगर बात करें यहाँ पे जो QRS है वो ग्राफ अगर काफी लंबा हो जाए तो उस कंडीशन में आपको पेसमेकर इम्प्लांटेशन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो तभी होता है जब आपको वेंट्रिकल यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है तो सिकुड़ने में आपको टाइम लगता है। इस कंडीशन में आपको पेसमेकर की भी जरूरत पड़ सकती है। या फिर आपको ड्रग्स की बात करें तो एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स भी दिया जाता है जिससे ये ठीक हो जाता है। तो एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स में आपको लिडोकेन दिया जाता है, जिससे आप यहाँ पे QRS जो ग्राफ है उसमें अगर चौड़ापन देखने को मिलता है तो आपको ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो अगर आपको गहरा और चौड़ा Q वेव देखने को मिले, यहाँ पे अगर Q वेव है वो काफी यहाँ पे गहरा यानी काफी नीचे की तरफ आपको देखने को मिले, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे गहरा देखने को मिल रहा है। तो जब Q वेव जो है वो काफी गहरा देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ रहता है, तभी आपको देखने को मिलेगा Q वेव काफी गहरा, ठीक है। और या फिर आपको यहाँ पे चौड़ा देखने को भी मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे P वेव काफी चौड़ा है वैसा ही आपको यहाँ पे चौड़ा देखने को मिल सकता है। ये तो नॉर्मल है, अगर ऐसा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें यहाँ पे चौड़ापन या फिर गहरापन देखने को मिलता है, ये यहाँ पे देखेंगे S जो है उससे काफ़ी ऊपर है Q, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपको एट्रोपिन या फिर थ्रोम्बोलाइटिक जो भी मेडिसिन आते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज या फिर बीटा ब्लॉकर, तो इस सब यहाँ पे यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट जो बात करें वह है QRS, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे QRS, ये पूरे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। तो अभी यहाँ पे देखे होंगे कि QRS जो चौड़ा हो जाता है उस कंडीशन में आपको पेसमेकर की जरूरत पड़ती है या फिर आपको एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स की जरूरत पड़ती है। और अगर बात करें R वेव काफी लंबा हो जाए या फिर आपको QRS जो कॉम्प्लेक्स है काफी लंबा देखने को मिल जाए तो उस कंडीशन में आपको हाइपर क्लेमिया का कंडीशन आपको देखने को शिकायत मिल सकती है। कंडीशन में आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर इंसुलिन विथ ग्लूकोज या फिर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जा सकता है। तो ये सब जो कंडीशन आता है QRX कॉम्प्लेक्स में तो आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करें वह है आपको यहाँ पे T वेव। ECG में जो T वेव होता है ये काफी लंबा होता है लेकिन फास्ट होता है। तो जो T वेव होता है वेंट्रिकुलर में सामान्य स्थिति में लौटने को दर्शाता है। इसकी बात करें तो यह थोड़ा गोलाकार होता है, ठीक है, स्मूथ होता है, ठीक है। और इसका अवधि की बात करें तो 0.1 से लेकर 0.2 सेकेंड लगता है। तो इसमें अगर हृदय की गति अगर तेज है, आपका हार्ट है वो काफी ज्यादा बार बीट कर रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी बीट कर रहा है, तो उसमें आपको ट्रैकीकार्डिया का संभावना देखने को मिल सकता है। यहाँ पे T वेव होता है वो छोटी और नुकीली आपको देखने को मिल सकता है। तो ये छोटी और नुकीली देखने को मिलेगा तो यहाँ पे ट्रैकीकार्डिया को यहाँ पे दर्शाता है। यहीं अगर आपको धीमी अगर देखने को मिले, ठीक है,
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको लंबा सा ग्राफ बने टी वेव, तो आपको यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है। इसमें जो टी वेव होता है वो चौड़ी हो जाता है। तो इसमें असामान्यता की बात करें और उसमें जो भी बीमारी होती है उसको डायग्नोसिस करने की बात करें, तो इसमें अगर टी वेव अगर उल्टी हो जाए, ठीक है, ये ऊपर जाकर ना जाकर ये नीचे चला जाए, तो इसको बोलते हैं इस्केमिया। इसमें आपको नाइट्रोग्लिसरीन या फिर बीटा ब्लॉकर दिया जाता है, या फिर आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहीं आपको ग्राफ नुकीली बन जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे QRS जैसा अगर नुकीली बन जाए, तो इसमें आपको हाइपरक्लेमिया का शिकायत आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट और इंसुलिन विथ ग्लूकोज दे सकते हैं, या फिर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट भी दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फ्लैट या फिर आपको व्यस्त टी वेव देखने को मिले, यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे फ्लैट देखने को मिले, तो इसमें आपको हाइपर क्लेमिया का शिकायत देखने को मिल सकता है। आपको पोटेशियम सप्लीमेंट दिया जाता है और डाययूरेटिक्स भी दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं यू वेव की। यू वेव ईसीजी की एक ऐसी लहर होती है जो कभी कभी आपको टी वेव के बाद दिखाई देती है। यह लहर वेंट्रिकल में होने वाले रीपोलराइजेशन की धीमी प्रक्रिया को दर्शाती है। यू वेव आमतौर पर बहुत ही छोटी और हल्की होती है। यह हर ईसीजी में नहीं दिखाई देती है, लेकिन जब यह दिखाई देती है तो यह दिल की सेहत के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देती है। यू वेव में बदलाव या फिर उसमें कोई असामान्यता कई बीमारियों की ओर इशारा करती है। चलिए बात करते हैं इनमें अगर कोई विकार आ जाए तो उसमें क्या बीमारी हो सकती। इसमें पहला विकार है वह है प्रोमिनेंट यू वेव, यानी उभरी हुई यानी स्पष्ट रूप से आपको यू वेव दिखाई देती है, तो यह आमतौर पे हाइपोक्लेमिया या फिर आपको हाइपर कैल्सीमिया, जैसे कि हाइपोक्लेमिया यानी पोटेशियम लेवल की यहाँ पे कमी हो जाए, या फिर हाइपर कैल्सीमिया यानी कैल्शियम लेवल की आपको अमाउंट बढ़ जाए, या फिर आपको ब्रेडिकार्डिया जैसे समस्या से जुड़ी हुई आपको बीमारी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में आपको इलाज के लिए पोटेशियम सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्लो पोटेशियम आपको देना पड़ जाए, ठीक है, या फिर क्लोरकोन या फिर यह दवाई जैसे आपको एट्रोपिन। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की। तो यहाँ पे इसके विपरीत यानी आपको यदि यू वेव उल्टी दिखाई दे, इन्वर्टेड दिखाई दे, तो यह आपको मायोकार्डियल इस्कीमिया यानी हृदय में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है, या आपको हाइपरट्रॉफिक कायोमायोपैथी जैसे गंभीर स्थिति की तरह इशारा कर सकती है। ऐसे मामलों में इलाज के लिए आपको नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर जैसे टेनोरमिन या फिर लोप्रेसोर, या फिर आपको कैल्शियम चैनल में आपको डाल्टाइजीन का प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी यू वेव पूरी तरह से गायब भी हो जाती है, कभी कभी आपको यहाँ पे एब्सेंट भी देखने को मिल सकती है। तो इस कंडीशन में हाइपोक्लेमिया यानी पोटेशियम की अधिकता यानी पोटेशियम की लेवल बढ़ा हुआ आपको देखने के मिल सकते हैं, उसका संकेत मिल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इस तरह से यू वेव भले ही आपको ईसीजी में बहुत छोटी लहर हो, लेकिन यह दिल की गंभीर गड़बड़ियों को संकेत देती है। चलिए अब बात करते हैं ईसीजी का यूज के बारे में, जो कि आपको मेडिकल छात्र या फिर हेल्थ प्रोफेशनल के लिए बहुत ही उपयोग होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ईसीजी एक बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण जांच होता है जो कि इलेक्ट्रिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इसका उपयोग केवल दिल की धड़कन की रफ्तार देखने के लिए नहीं होता है, बल्कि यह कई तरह के हृदय संबंधित रोगों की पहचान कर और उसका निगरानी में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। सबसे पहले ईसीजी की मदद से दिल की धड़कन की गति यानी हार्ट रेट मापी जाती है, जिससे यह पता चलता है कि आपको हृदय सामान्य रूप से धड़क रहा है या फिर उसमें कोई गड़बड़ी है, कि जैसे आपको धीमी धड़कन या फिर आपको तेज धड़कन। इसमें आपको ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकिकार्डिया जैसे आपको गंभीर बीमारी की भी जांच किया जाता है। ऐसे आपको साथ साथ ईसीजी में दिल की लय यानी रिदम कैसा है उसे भी जाना जाता है, अर्थात धड़कने की नियमित रूप से हो रही या फिर आपको अनियमित रूप से हो रही है आपके धड़कन, उससे आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन या फिर आपको इस तरह की कोई बीमारियों को भी यहाँ पे जांच किया जाता है। तो रिदम को भी यहाँ पे ईसीजी के थ्रू आपको डिटेक्ट किया जाता है। तीसरा बड़ा उपयोग है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, यानी हृदय की विद्युत संकेतों को फैलने का मार्ग आपको पता करने में यह मदद करता है। इससे यह पता चलता है कि ऐसे नोड से शुरू होकर आपको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो आपको सही क्रम में ये भी नोड में या फिर वेंट्रिकल्स में
पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच पा रहा है, इससे भी आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पता लगता है। ईसीजी के जरिए हम यह हृदय से संबंधित रोगों जैसे डायग्नोसिस ऑफ हार्ट का भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, इस्कीमिया या फिर वाल्व में कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा यह मायोकार्डियल कंडीशन या फिर यानी दिल की मांसपेशियों में स्थिति को भी यह दर्शाता है कि वो कमज़ोर हो रही है या फिर आपको हाइपरट्रॉफी हुआ है। ठीक है, तो एक और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में भी पता लगता है, जैसे शरीर में पोटेशियम या कैल्शियम की अधिकता या फिर कमी उसमें है या फिर नहीं। ईसीजी का उपयोग केवल डायग्नोसिस तक सीमित नहीं है, इससे आपको इलाज का प्रक्रिया निगरानी करने के लिए भी यानी मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, जैसे कि दवाइयों का असर या फिर आपको थेरेपी का परिणाम जानने के लिए भी ईसीजी का उपयोग किया जाता है। अंततः आपको ईसीजी का उपयोग उन मरीजों में भी किया जाता है जिसके शरीर में कार्डियक इम्प्लांट किया गया हो। ठीक है, जैसे आपको पेसमेकर इम्प्लांट किया गया हो या फिर आईसीडी इम्प्लांटेबल कार्डियो ओवर्टर डिफाइब्रिलेशन सही ढंग से वह काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है, उसे भी आपको मॉनिटर करने के लिए ईसीजी का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ईसीजी एक सरल, सस्ता और सुरक्षित तरीका है जो हृदय की सेहत पर गहरी नज़र रखने में आपको डॉक्टर को काफ़ी अत्यधिक उपयोग आते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया का, कि कब आपको ब्रेडिकार्डिया होता है और कब आपको ट्रैकीकार्डिया होता है। ब्रेडिकार्डिया वह स्थिति होती है जब दिल की धड़कन सामान्य से धीमी हो जाती है, यानी आपको 60 मिनट प्रति मिनट आपको बीट हो जाए, 60 बीट्स पर प्रति मिनट हो जाए। ईसीजी में इसका असर कई तरह से आपको देखा जा सकता है, जैसे कि पी वेव में असामान्यता हो जाती है या फिर आपको, लेकिन पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच का पीवार इंटरवल लंबी हो सकती है। ठीक है, या फिर आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स थोड़ा चौड़ा हो सकता है, क्योंकि दिल की गति धीमी होने से वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन पर असर पड़ सकता है। टी वेव आमतौर पर चौड़ी और अधिक स्पष्ट होती है, क्योंकि रिपोलराइजेशन की परिस्थिति में भी आपको धीमी हो सकती है। दूसरी ओर बात करें ट्रैकीकार्डिया का, तो यह तब होता है जब आपको दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, यानी आपको 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, तब ये आपको ट्रैकीकार्डिया होता है। और जो ब्रेडिकार्डिया था वो 60 मिनट पर मिनट से आपको कम देखने को मिलता है बीट, तब आपको ब्रेडिकार्डिया होता है। इस स्थिति में आपको ईसीजी में पी वेव अक्सर बहुत ही छोटी होती है या फिर आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में ही छिप जाती है। यह खास तौर पे सुपर वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में आपको देखा जा सकता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स संकीर्ण और समान हो सकती है, लेकिन कुछ मामलों में यह चौड़ा भी हो सकती है। ट्रैकीकार्डिया में जो हार्ट बीट है, पल्स नहीं, हार्ट बीट जो होता है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 100 बीट्स प्रति मिनट से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इन दोनों स्थिति में आपको ईसीजी पर पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव और पी आर इंटरवल या फिर क्यू टी इंटरवल सभी में आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ईसीजी डॉक्टर को यह जानने में मदद करता है कि समस्या दिल की गति से जुड़ी हुई है या फिर रिदम्स। ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया दोनों ही इलाज योग्य स्थिति है, आपको यहाँ पे दोनों का इलाज किया जा सकता है। ठीक है, बशर्ते समय पर पहचान हो जाए और उचित उपचार आपको शुरू कर दिया जाए, तभी आपको यह पॉसिबल है ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया का। तो इसलिए इसमें आपको ईसीजी की काफ़ी ज़्यादा उपयोग आता है ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया को डिटेक्ट करने के लिए। अभी तक हम लोग ईसीजी वेव के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, अब हम बात करेंगे ईसीजी लीड के बारे में। और यहाँ पे जो लीड होता है, जैसे कि तार जो लगाया जाता है, जो पेशेंट के शरीर पे तार या फिर इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, उसके बारे में वही होता है ईसीजी लीड। अब तक तो आप समझ के होंगे कि पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसे करना है, आपको कौन से ग्राफ में बड़ा छोटा आपको देखने को मिलता है, तो आपको कैसे यहाँ पे डिटेक्ट करना है कि मरीज़ को क्या हुआ है, डायग्नोसिस करना है। तो मैं आपको लास्ट में आपको केस स्टडी भी यहाँ पे दिखाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी कनेक्ट हो सके कि पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट करना है। ईसीजी लीड वह रिकॉर्डर पॉइंट होता है जहाँ से दिल की विद्युत गतिविधियों को मापा जाता है। ईसीजी लीड दरअसल शरीर के अलग अलग हिस्से पर लगाए गए इलेक्ट्रोड से प्राप्त जानकारी को ग्राफ के रूप में आपको रिकॉर्ड करती है। ठीक है, यह लीड आपको दिल के विभिन्न कोणों से
यानी विभिन्न एंगल से देखी जाती है और हर लीड का आपको अपना खास दृष्टिकोण होता है। प्रत्येक लीड में अलग अलग आपको भागों से उत्पन्न होने वाली विद्युत तरंगे यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होती है वो रिकॉर्ड होती है, जिससे यह पता चलता है कि आपके दिल में कौन से हिस्से सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और कहाँ से कोई रुकावट या रोग हो सकता है। तो इसी को आपको ईसीजी लीड डिटेक्ट करती है। ईसीजी में आमतौर पर 12 लीड का उपयोग किया जाता है, जिससे हमें दिल की 3D समझ मिलती है। इसमें शामिल होते हैं 3 बाईपोलर लीड, जिसमें आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मिलता है, और आपको 3 एगुमेंटेड लीड मिलता है, जिसमें AVR, AVL और AVF देखने को मिलता है, और 6 चेस्ट लीड है। तो ईसीजी लीड का सही स्थान या फिर दिशा बहुत ही अहम होता है, क्योंकि इन्हीं के जरिए आपको डॉक्टर यह तय कर सकते हैं कि दिल में किस हिस्से की समस्या है, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, मायोकार्डियल इन्फाक्शन या फिर बंडल ब्रांच ब्लॉकेज। संक्षेप में कहा जाए तो ईसीजी जो लीड होती है वो दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की आंखें होती है, जो हर दिशा में आपको गतिविधियों को देखती है और आपको रिकॉर्ड करती है। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ ईसीजी लीड, यानी ईसीजी लीड के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में आपने कई सारे यहाँ पे लीड लगाया जाता है, कुछ हाथ में लगाया जाता है, कुछ पैर में लगाया जाता है, कुछ सीने में लगाया जाता है। तो ये सब जो होते हैं उसका टाइप और यहाँ पे उसका डिफरेंट यहाँ पे वर्क बिक के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ईसीजी अगर मशीन दे दिया जाए तो आप आसानी से उसे लगा सके और पेशेंट का डायग्नोसिस कर सके। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ईसीजी में हृदय की विद्युत गतिविधियों को अलग अलग कोणों से रिकॉर्ड करने के लिए लीड का उपयोग किया जाता है, यानी ईसीजी लीड का उपयोग किया जाता है। इन लीडों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है बाईपोलर लीड और दूसरा होता है यूनिपोलर लीड। तो जो बाईपोलर लीड्स होते हैं उसको स्टैंडर्ड लिम्फ्स लीड भी कहा जाता है। यह जो होता है वो शरीर के 2 अलग अलग बिंदुओं के बीच विद्युत प्रभावित को मापने का काम करता है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड थर्ड, ठीक है। और इन लीड्स में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जिससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल किस दिशा से और किस दिशा में और कितने मात्रा में प्रभावित हो रही है। यह जो लीड होते हैं यह मुख्य रूप से आपको हाथ और पैर दोनों में लगाया जाता है, और लगाने के बाद इलेक्ट्रोड्स के बीच का अंतर का रिकॉर्ड करता है। तो कुल 3 बाईपोलर लीड्स होते हैं, जैसे लीड 1, लीड 2 और लीड 3, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में लीड 1 और लीड 2 और लीड 3, यानी आपको यहीं 3 जो निगेटिव होते हैं और 3 पॉजिटिव होते हैं, तो आपको यहाँ पे इसे ही आपको यहाँ पे मापा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो ये तीनों लीड है वो कैसे आपको विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करती है। जैसे कि कुछ हाथ में लगाए जाते हैं, कुछ पैर में लगाए जाते हैं लीड, तो ये कैसे आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट आर्म में लगाने पे कैसे ये आपको एक विद्युत गतिविधियाँ होती हैं, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं उससे कैसे ये डिटेक्ट करती है। तो जो लीड फर्स्ट होती है वो आपको राइट हैंड यानी आपको राइट आर्म और आपको लेफ्ट आर्म दोनों के बीच की गतिविधियों को यहाँ पे रिकॉर्ड करती है। और जो लीड सेकंड जो होती है वो आपको राइट आर्म, ठीक है, जो निगेटिव होती है, और बाएं पैर यानी लेफ्ट लेग जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसके बीच के संकेत को यह मापती है, जो सबसे समान और आपको अक्सर सबसे स्पष्ट ईसीजी देखने को मिलती है। तो बात करें लीड थर्ड की, तो यह आपको बाएं हाथ यानी लेफ्ट आर्म में आपको निगेटिव होता है और आपको बाएं पैर यानी लेफ्ट लेग में आपको पॉजिटिव रहता है। तो इसके बीच का आपको यह सिग्नल रिकॉर्ड करती है। तो इन तीनों लीड को मिलाकर अभी आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि एक त्रिकोण रचना बनती है, जिसे आपको इंथोवियंस ट्रेंगल भी कहा जाता है। इस ट्रेंगल को शरीर के 3 बिंदु यानी दोनों हाथों और बाएं पैर को जोड़ता है और हृदय को एक समान यानी सेंट्रल केंद्र मानते हुए इलेक्ट्रिक व्यू प्रदान करता है। यह त्रिकोण जो ईसीजी के इतिहास और कार्यप्रणाली है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि इसे हृदय की गतिविधियों को 3 दिशाओं से देखा जा सकता है। इस प्रकार जो बाइपोलर लीड्स होती हैं वो हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल विद्युत यानी प्रवाह जो होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल होती हैं और उसके गति के बारे में हमें जानकारी देती है। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिपोलर लीड्स के बारे में। तो यूनिपोलर लीड्स में AVR, AVL और AVF आता है। तो इसी के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे ये यूज़ होता है, ठीक है।
तो ईसीजी में जो यूनिपोलर लीड्स होते हैं वो केवल एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के विद्युत सिग्नल को रिकॉर्ड करते हैं और इसे शरीर के आपको एक सेंट्रल टर्मिनल से तुलना किया जाता है। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया था कि यह सेंट्रल टर्मिनल से तुलना किया जाता है और इसको आपको दो भागों में बांटा गया है, जैसे एगुमेंटेड लिम्ब लीड और दूसरा होता है प्रोकॉर्डियल यानी चेस्ट लीड। ये एक चेस्ट लीड होता है, एक लिम्ब लीड होता है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले एगुमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड के बारे में। तो यह 3 लीड्स होते हैं, जैसे AVR, AVL और AVF, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3 लीड दिया गया है, ठीक है, और इसी लीड को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से में लगाए गए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दिल के विद्युत तरंगे को रिकॉर्ड करती है और उन्हें एक वर्चुअल यानी आपको न्यूट्रल पॉइंट के साथ कंपेयर किया जाता है। एगुमेंटेड यूनिपोलर जो लिम्ब्स होती है, लीड होती है, लिम्ब्स लीड, वो आपको यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे AVR, AVL और AVF, ठीक है। तो AVR जो होता है वो लीड शरीर के दाएं साइड यानी राइट आर्म के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को रिकॉर्ड करती है। जैसे AVR है तो यहाँ पे राइट का है तो राइट आर्म है, ठीक है। यहाँ पे R लिखा गया है तो इसका मतलब राइट आर्म का यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक यहाँ पे होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक होती है, उसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और AVL है यानी आपको यहाँ पे L है तो L मतलब लेफ्ट आर्म की यहाँ पे सिग्नल उठाती है, ठीक है। और AVF, ठीक है, तो यानी लीड जो होती है, AVF लीड जो होती है वो बाएं पैर यानी लेफ्ट लेग की दिशा के हृदय को गतिविधियों को देखती है। इन लीड्स को एगुमेंटेड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका सिग्नल बढ़ाया गया होता है, इससे ECG मशीन उन्हें बेहतर तरीके से देख सके। तो ये 3 लीड्स हृदय की विद्युत गतिविधियों को फ्रंटल प्लेन से देखती है, यानी सामने की दिशा से ऊपरी हिस्सों से यह जानकारी देती है कि आपका जो हार्ट है वो कैसा बीट कर रहा है। तो इस लीड की सहायता से दिल के विशेष क्षेत्र जैसे हाई लेटरल वाल या फिर इंफीरियर वाल से होने वाले जो भी इशू होते हैं उसको पहचानने में यह काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम चेस्ट लीड की, ठीक है, क्योंकि पेरिकॉर्डियल जो लीड होते हैं उसमें आपको V1 से लेकर V6 तक होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपने हॉस्पिटल में कभी ECG करते समय देखा होगा तो आपको पेशेंट के सीने पे आपको स्टिकर या फिर इलेक्ट्रोड लगाया गया रहता है। तो उसमें ये कौन से इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप भी लगा सके और आप भी डायग्नोसिस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ECG कर सके। तो V1 जो उसमें लीड होती है, आपको V1 लीड यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपको दाएं ओर की तरफ होती है, ठीक है, यानी राइट की तरफ आपको फोर्थ जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है यानी जो पसली होती है, पसली के बीच में लगाया जाता है, एक्सटर्नल बॉर्डर पर ये लगभग होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे V2 जो कि आपको बाईं ओर यानी, ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट की आपको स्टर्नम बॉर्डर पे लगाया जाता है, ठीक है। ये भी दोनों बॉर्डर के पास ही लगता है, ठीक है, बीच में स्टर्नम होता है और यहाँ पे बॉर्डर पे एक लगाया जाता है V1 और एक लगाया जाता है V2, ठीक है, दोनों बॉर्डर पे लगता है स्टर्नम के। तो एक लगता है दाईं ओर की तरफ और एक V2 लगता है बाईं ओर की तरफ, V1 दाईं के तरफ और V2 बाईं की तरफ, ठीक है। और जो V3 होता है वो V2 और V4 के बीच में लगाया जाता है। इसके बाद से सीरियल वाइज आपको यहाँ पे लगाया जाता है। V4 जो होता है, ठीक है, वो आपको 5वीं पसली के बीच में लगाया जाता है, 5th इंटरकोस्टल मसल के बीच में लगाया जाता है। 5वां जो होता है V5 जो होता है वो V4 के लेवल पर लगाया जाता है और यह बाईं तरफ लगाया जाता है यानी इंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर लगाया जाता है। V6 जो होता है वो V4 और V5 के सामने लेवल पर लगाया जाता है और यह मिड ऑक्सिलरी लाइन पर लगाया जाता है यानी बाईं तरफ आपको लगाया जाता है। इन लीड्स से हृदय के एंटीरियर यानी सामने या फिर लेटरल यानी बाएं साइड या फिर आपको सेप्टल यानी बीच के भाग की विद्युत गतिविधियों को अच्छे से देखा जा सकता है। इन लीड्स का उपयोग विशेष रूप से आपको हृदय घाट यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, बाएं या दाएं वेंट्रिकल्स में समस्या या फिर आपको कोई ब्लॉकेज है तो उसको पहचान करने में यह काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो इस प्रकार का चेस्ट लीड हमें हृदय के 3D छवि को या यहाँ पे जानकारी देती है, क्योंकि ये आपको लेफ़्ट से लेकर आपको राइट तक यहाँ पे लगाया जा रहा है, तो आपको यह 3D छवि को आपको जानकारी देती है। इसके अलावा कुछ कंडीशन में आपको स्पेशल लीड भी लगाया जाता है, जैसे कि आपको 12 लीड जो देख नहीं पाती है, जो बीमारी आपको 12 लीड यानी जो पार्ट जो 12 लीड नहीं देख पाती है,
तो उस कंडीशन में आपको स्पेशल लीड लगाया जाता है जो कि आपको अच्छे तरह से यह डायग्नोसिस कर पाए। यह आपको हृदय के राइट साइड में या फिर पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियर भाग को जो 12 लीड नहीं देख पाती है तो स्पेशल लीड आपको पीछे की तरफ ही लगाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्पेशल लीड में यहाँ पे नीचे 3 लीड लगाया गया है। दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे V7, V8, V9, ठीक है। तो आपको V3R से लेकर V9 तक यहाँ पे लीड लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपको बात करें कि यहाँ पे जो 12 लीड नहीं देख पाती है वह है आपको राइट साइड यानी हृदय के आपको राइट साइड में नहीं देख पाती है, या फिर आपको पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ से आपको हार्ट को 12 लीड नहीं देख पाती है, तो उस कंडीशन में आपको स्पेशल लीड लगाया जाता है। सबसे पहले आते हैं आपको राइट साइड चेस्ट लीड, ठीक है। तो इसमें आपको V3R या फिर V6R ये लीड जो होते हैं छाती के आपको बाएं ओर उसी स्थान पर लगाए जाते हैं जहां V3 और V6 लगाए होते हैं। इन लीड्स का मुख्य उद्देश्य होता है राइट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन यानी दिल के दाएं वेंट्रिकल में होने वाले दौरे हार्ट अटैक का पता लगाया जा सकता है। ये लीड्स खास करके इंफीरियर MI यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन के मरीजों में बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि उनमें दाएं हिस्से की चोट आपको छुप सकती है। तो उस समय आपको स्पेशल लीड का उपयोग किया जाता है और स्पेशल लीड भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि ECG लीड कहाँ पे और कैसे लगाया जाता है, लेकिन मैं आपको एक समरी के रूप में यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कैसे ECG लीड का जो टाइप होता है वो कहाँ पे और कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही होगा कि बाइपोलर लीड या फिर यूनिपोलर लीड या फिर चेस्ट लीड या फिर स्पेशल लीड होते हैं, इसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इस लीड का जो पोजीशन होता है वो आपको राइट आर्म यानी RA और लेफ्ट आर्म यानी लेफ्ट LA और आपको यहाँ पे लेफ़्ट लेग यानी LL पर लगाई जाती है और यह दिल के फ्रंटल प्लेन को दिखाती है। फिर आते हैं यूनिपोलर लीड लिम्स के बारे में। इसमें आपको AVR, AVL और AVF यूज़ होता है जो केवल एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से सिग्नल रिकॉर्ड करता है और इन्हें RA, RA और LL पर लगाया जाता है, यानी आपको राइट आर्म और लेफ़्ट आर्म और आपको लेफ़्ट लेग पर लगाया जाता है। ये भी दिल की गतिविधियों को फ्रंटल प्लेन से दिखाती है। तीसरे टाइप में आपको चेस्ट लीड आता है और यह V1 से लेकर V6 तक होता है, जिन्हें आप छाती पर लगाया जाता है और ये दिल को हॉरिजॉन्टल प्लेन से देखने में काफ़ी सुविधा प्रोवाइड करती है और इस लीड का विशेष रूप से दिल के सामने, मध्य और बाएं हिस्से के स्थिति को दिखाती है। अंत लीड्स की बात करें तो यहाँ पे स्पेशल लीड जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और जैसे कि राइट साइड चेस्ट लीड V3R और यहाँ पे V6R तक, V3R से लेकर V6R तक यहाँ पे आता है। और यह पोस्टीरियर लीड की बात करें तो यहाँ पे V7 से लेकर V9 तक आता है। एक खास तौर पर दाएं वेंट्रिकल और दिल के पिछले दीवार यानी पोस्टीरियर वॉल जो होता है उसमें किसी प्रकार के अगर इन्फेक्शन है तो उसकी पहचान के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे चेस्ट लीड और स्पेशल लीड दोनों का जो प्लेन होता है वो आपको हॉरिजॉन्टल होता है। चलिए यहाँ पे कुछ केस स्टडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केस स्टडी से आपको यह समझ पाएंगे कि आपने जो इतना पढ़ा है उससे आप डायग्नोसिस कैसे कर पाएंगे और ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी पेशेंट आपके पास आता है तो उसके बारे में पहले डिटेल लीजिए, उसके बाद उसकी हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ जो भी आपका बैकग्राउंड रहा है, हिस्ट्री में जो भी दिक्कत रहा है उसके बारे में भी डिटेल लीजिए, तब आप डायग्नोसिस कराइए और उसका ट्रीटमेंट कीजिए। तो पहला केस स्टडी में यहाँ पे एक 55 वर्ष का एक पुरुष पेशेंट है जिसके सीने में अचानक दर्द होता है और उस दर्द के साथ यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती होता है और वह बता रहा है कि उसका जो दर्द है वो आपको बाएं हाथ से जबड़े तक फैला हुआ है। मरीज को पसीना भी आ रहा है और उल्टी जैसा महसूस हो रहा है और सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही है। तो यहाँ पे मरीज की पिछला हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे मरीज को हाइपरटेंशन है और वह स्मोकिंग करता है और उसको एक डायबिटिक भी है, ठीक है। डायबिटिक से जुड़ी हुई आपको यहाँ पे हिस्ट्री आपको देखने को मिलता है। तो हृदय रोग के लिए जोखिम जो कारण है वो क्या हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जांच की बात करें तो आप यहाँ पे पेशेंट को ECG कराएंगे, ट्रोपोनिन कराएंगे या फिर और CBC कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको BMP भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ECG रिपोर्ट में यह पता लगता है कि V1 से लेकर V6 और लीड 1 से लेकर AVL, ठीक है। लीड 1 में आपको AVL में बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको ST सेगमेंट की ऊंचाई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
इस स्थिति में आपको एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहा जा सकता है, जो एक गंभीर जानलेवा हार्ट अटैक हो सकती है। ठीक है, तो इसमें डायग्नोसिस के लिए आपको एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपने डायग्नोसिस किया, तो जो मैनेजमेंट की बात करें तो एक्यूट ट्रीटमेंट और लॉन्ग ट्रीटमेंट इसमें दोनों आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक्यूट ट्रीटमेंट में आपको अचानक से आपको एस्प्रिन देना है। ठीक है, तुरंत आपको एस्प्रिन देना है और आपको क्लोपिडोग्रेल जैसे दवाई, जैसे खून में थक्के बनने से रोकने के लिए जो मेडिसिन होती है उसको देना है, जैसे हिपेरिन जैसे एंटी कोगुलेंट आपको देना है। ठीक है, जो खून को पतला करता है। अगर आपके पास एंजियोप्लास्टी उपलब्ध ना हो तो आपको थ्रोम्बोसाइट जैसे स्टेप्टोकाइनेज या फिर टेनेक्टिव प्लाज दिए जा सकते हैं। दर्द के लिए आप मॉर्फिन दे सकते हैं ताकि पेशेंट जो है वो बेचैनी हो रहा है उसको थोड़ा आराम मिल जाए, या फिर आप ट्रामाडोल भी दे सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा यहाँ पे पेन है तो आप मॉर्फिन भी दे सकते हैं इंजेक्शन के रूप में। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रेट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन पेशेंट को लगाएंगे जिससे क्या होगा कि सांस लेने में जो तकलीफ है वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप सिम्टमेटिक बेसिस ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं, जैसे उल्टी जैसा मन हो रहा है तो ओंडेम वगैरह दे, ओंडेम सेट्रम दे सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की, तो आप यहाँ पे स्टेटिन दे सकते हैं। ठीक है, जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करने और नए ब्लॉकेज बनाने से रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा आपको बीटा ब्लॉकर देना है, जैसे मेटोप्रोलोल दिल की धड़कन या फिर ऑक्सीजन डिमांड को काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित करता है। इसके बाद आपको ACR इनहिबिटर देना है, ARBS जैसे रेमिप्रिल हार्ट फेल्योर से बचाता है या हार्ट फेल्योर नहीं होने देता है। ठीक है, तो इसके अलावा आप पेशेंट को सजेस्ट भी करेंगे कि आप धूम्रपान छोड़े, डायबिटिक सुधारे। ठीक है, डायबिटिक में उनके जो हिस्ट्री है उसे सुधारे। ठीक है, वजन नियंत्रण करे। ठीक है, तो ऐसे कुछ जीवन शैली बदलाव भी उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार यह केस दिखाता है कि समय पर ECG परीक्षण करना, सही निदान और जो भी ज़रूरत इलाज है वो देना अगर हो पाया तो आपको ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे गंभीर हृदय रोग से आप मरीज को ठीक कर सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। दोस्तों, यही था आज का पूरा वीडियो जिसमें हमने ECG की सारी स्लाइड और केस स्टडी के बारे में काफ़ी विस्तार से समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली मेडिकल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इसे सीख सके। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।